नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बिहार की राजनीति के सबसे कद्दावर परिवारों में से एक लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से आई एक टिप्पणी के बाद कई गुना बढ़ चुकी हैं। मामला है लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन लेने का घोटाला। आज कोर्ट ने न केवल लालू यादव बल्कि उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप और बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव समेत कुल 41 लोगों पर चार्जेस को फ्रेम कर दिया। लेकिन कोर्ट के इस रुख में जो सबसे चौंकाने वाली बात रही वो थी माननीय न्यायाधीश विशाल गोगने की सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्राइमा फेसी ऐसा प्रतीत होता है कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहा था। जज ने इसे एक व्यापक साजिश करार देते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों को परिवार के लिए अचल संपत्ति बटोरने का हथियार बनाया गया। कोर्ट की टिप्पणी के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ चुका है। जहां पर सत्ताधारी एनडीए इसे पाप का घड़ा भरना बता रहा है, तो विपक्ष इसे सियासी प्रतिशोध, पॉलिटिकल वैंडेटा का नाम दे रहा है। बीजेपी और जेडीयू ने एक ही सुर में इसे पॉलिटिकल सिंडिकेट करार दिया है। सवाल बड़ा है कि क्या यह लालू परिवार के लिए सबसे कठिन कानूनी लड़ाई साबित होने वाली है? क्या नौकरी के बदले जमीन का यह सौदा उनके राजनीतिक भविष्य पर भारी पड़ने वाला है? आज इसी पर करेंगे दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रिया। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। उन्होंने जो करनी किया है उसका फल तो सभी को भोगना है, तो उनको भोगना ही पड़ेगा। ये तो होना ही था, ये अवश्यंभावी था जो हो गया। और इनकी जितना उन्होंने किया है वो धीरे धीरे सब निकलेगा। चारा घोटाला में जेल जा ही चुके हैं और बाकी भी जो घोटाले हुए उस घोटाले में अपनी करनी का फल है और ये अपनी करनी सबको भोगना पड़ता है, इसीलिए भोगेंगे। अब लोकतंत्र और संविधान नहीं रह गया है हमारे देश में। तेजस्वी यादव जी को जब दाढ़ी मोछ नहीं हुआ था, जब होश नहीं था, वैसे समय में ही पूर्ण रूप से जब नाबालिग थे उस समय इनको मुदाले बनाया गया है। तेजस्वी यादव जी को आज नहीं बनाया और अभी उनके ऊपर चार्जशीट हो रहा है ईडी के सहारे। तो ईडी कलम भी उनके हाथ में है, कागज भी उनके हाथ में है, तो चार्जशीट कर रहे हैं, हो रहा है। हम लोग देखेंगे, लड़ेंगे। माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था। बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है, न्यायपालिका ने जो भी सक्षम आदेश दिया है, हमारी उम्मीद है कि न्यायपालिका अब शीघ्रता शीघ्र सुनवाई करके निष्पादन की कार्रवाई करे और संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय, वहां विधवाश्रम, वहां अत्यंत पिछड़ा छात्रावास यह बनाना चाहिए, जिससे समाज में एक मानक स्थापित हो। तो आइए दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले आज के सवाल, पहला सवाल आज चर्चा में रहेगा, करप्शन के आरोप तय, लालू परिवार का संकट उदय, लैंड फॉर जॉब चार्ज फ्रेम, फैमिली का बिग स्कैम। कोर्ट ने कहा क्रिमिनल सिंडिकेट, आरजेडी पर सियासी डेट। 2004 से 2009 का काल बुना गया था साजिश का जाल, नैतिकता की बात बेकार, कलंक से बच पाएगा परिवार। हमारे साथ प्रीति शेखर मौजूद हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, राजेश राठौर कांग्रेस के प्रवक्ता, अरुण यादव जी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, किशोर कुणाल जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और एलजेपी-आर के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना हमारे साथ चर्चा में मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले पॉलिटिकल एनालिस्ट रुद्र विक्रम सिंह भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी का स्वागत करते हुए शुरुआत करना चाहूंगी अरुण यादव जी आपके साथ। कोर्ट की तरफ से आज चार्जेस फ्रेम कर दिए गए, अब यह संकेत है और कोर्ट की तरफ से क्रिमिनल सिंडिकेट वाली की गई टिप्पणी यह सीधे तौर पर दिखाता है कि न सिर्फ लालू परिवार के लिए बल्कि पूरे आरजेडी के लिए एक सियासी संकट पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। और यह कहना क्या गलत होगा कि इतनी गंभीर टिप्पणी के बाद पार्टी का, लालू परिवार का राजनीतिक पतन भी संभव है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए पूर्णिमा जी, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। शासन भाजपा का, प्रशासन भाजपा का, सीबीआई, ईडी
भाजपा का और षड्यंत्र भाजपा का, जिसका परिणाम आपके सामने है। और यह न्यायिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। और सीबीआई ने जो भी आरोप लगाया है मनगढ़ंत है, राजनीति से प्रेरित है, सरकार के इशारे पर बिल्कुल निराधार है। और हमें न्यायालय पर भरोसा है और न्याय मिलेगा और हमारे आदरणीय नेता आरोप मुक्त होंगे। इसमें कहीं कुछ नहीं है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, इस मामले को 2 नहीं 3 बार बंद कर दिया गया। और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक द्वेष के कारण इसे ओपन करके अपने मन मर्जी मुताबिक इस मामले को चलाने का काम किया। क्योंकि लालू यादव जी से इतनी ईर्ष्या है नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। अरे लालू यादव जी ही क्यों, पूरे जो देश में विपक्ष हैं, जो सवाल उठाता है जन सरोकार के मुद्दों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी से आंख में आंख डालकर सवाल करता है, आंदोलन करता है, जनता के बीच जाने का काम करते अरुण हैं। यादव जी, तो माननीय न्यायालय की तरफ से अगर आरोप तय किए गए तो वो आरोप किसी के कहने पर तो तय नहीं किए गए होंगे, वो साक्ष्य आधारित आरोप तय किए गए होंगे। ये तो बेसिक है ना। देखिए पूर्णिमा जी, आपने ठीक ही कहा, न्यायालय ने तो स्वतः स्फूर्त आरोप तय नहीं ना कर दिया। मोदी जी का ये जो तोता है, सीबीआई, ईडी, जो भी संवैधानिक संस्था है, 2014 के बाद से किस तरह से इस देश में काम कर रही है, अब करने की जरूरत नहीं है। देश का पत्थर भी जान रहा है और उनके चरणों में चला जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी भ्रष्टाचारी, वो राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे। अब हो जाते हैं। कई एग्जाम्पल है, सारे ईडी सीबीआई के आरोप लगने के बाद भी करप्ट व्यक्ति, भ्रष्ट व्यक्ति भी दूध के धुले हो जाते हैं। जो बातें आप कर रहे हैं ना अरुण यादव जी, वो सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, वो सुनने और कहने के लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन अगर साक्ष्य है और सबूत मौजूद हैं तो उन्हीं सबूतों पर आधारित आरोप आज तय किए गए हैं। और जब कोर्ट की तरफ से सर जब कोर्ट की तरफ से क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया है लालू परिवार ने, ये अपने आप में असाधारण टिप्पणी है, आप ये समझिए। जब तक साक्ष्य मजबूत नहीं होंगे, इतनी असाधारण टिप्पणी कोर्ट की तरफ से नहीं आ सकती और सबूतों को आप खारिज नहीं कर सकते। अरुण यादव जी, ठीक है। पूर्णिमा जी, इसी मामले को सीबीआई ने 2 नहीं, मैंने तो कहा 3 बार बंद कर दिया। और सीबीआई की लीगल विंग ने माना कोई दम नहीं इस मामले में, फिर ओपन कर दिया गया। और सीबीआई ने झूठ का पुलिंदा प्रस्तुत कोर्ट में किया और कोर्ट ने उस अनुरूप अपना डिसीजन लिया है। तो कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे। प्रीति शेखर जी, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भाई इनका करप्शन एक्सपोज हो चुका है। आज कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई, क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह लालू यादव, उनके पूरे परिवार ने काम किया, लेकिन आरोप तय करना और उसके साथ साथ दोषी बता देना और फिर उसके बाद लालू परिवार के लिए और साथ ही बिहार की सियासत के मद्देनजर इस तरीके की टिप्पणियां बीजेपी क्यों कर रही है? अभी तो सिर्फ आरोप तय हुए हैं ना, ट्रायल तो अभी शुरू होगा। और जैसा कि आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई एजेंसीज तो बीजेपी के इशारे पर ही काम करती हैं, तो सबूत प्लांट किए गए, सबूत थे नहीं। पूर्णिमा जी, मैं आपके ही बात को दोहराना चाहती हूँ कि कोर्ट ने अभी आरोप तय नहीं किए, लेकिन उनके आरोप पर सुनवाई भी दिल्ली की निचली अदालत में जो आरोप तय किए गए हैं उस पर तो लोगों को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप तय नहीं किए लालू यादव जी और उनके परिवार के ऊपर। ये आरोप तो दिल्ली की निचली अदालत ने तय किए हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए हैं, और वो भी सीबीआई के चार्जशीट करने के बाद जो उन्होंने लंबी सुनवाई की, सुनवाई के बाद आज आरोप तय किए गए हैं। सुनवाई होगी, जो परिणाम आएगा उसका सम्मान करना चाहिए और आज भी उसका सम्मान करना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए कि आरोप तय हुए हैं। यानी कि जो सीबीआई ने जो
केस के संबंध में जो सबूत जो सौंपे थे, जो दस्तावेज सौंपे थे, उसको जेन्युइन माना है दिल्ली की निचली अदालत ने। तो इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि कानून का मखौल उड़ाना चाहिए, ना तो कानून के प्रति असम्मान प्रकट करना चाहिए। और देखिए, ये एक बात तो स्पष्ट हो गई ना। अरुण जी, उनका ओपनिंग स्टेटमेंट होने दीजिए। अरुण जी, ओपनिंग स्टेटमेंट होने दीजिए। आपको भी किसी ने नहीं टोका था, बोलिएगा। देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय हो चुका है कि यह कोई राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि एक संगठित और आपराधिक साजिश के तहत रचने वाले यह साजिश थी, जो कि आज बेनकाब हो गया। और यह कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी लालू जी के ऊपर चारा घोटाले का आरोप लगा, उस पर वो कई बार वो बेल भी मिला, उनको सजा भी हुई, वो चुनाव लड़ने से भी वंचित हुए। तो ये राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र है, जो उनकी जो नीति है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द घूम रही है। और उनका जो एक मोटिव है वो है परिवारवाद को आगे बढ़ाना, भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करना और जनता को बेवकूफ बनाना। यही राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति रही है। और अब जाकर के चाहे इंडिया गठबंधन के, चाहे राजद हो या कोई और दल, सबकी संस्कृति है कि आप एक हाथ में कानून की किताब ले लें, लेकिन कानून पर भरोसा नहीं करें। ये वही लोग हैं जो वोट चोरी का भी आरोप लगाते हैं, संविधान खतरे में है का आरोप लगाते हैं, लेकिन संविधान की एक महत्वपूर्ण इकाई माननीय न्यायालय की तरफ से कोई फैसला आता है तो उसका वो सम्मान नहीं करते हुए नजर आते हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें तो स्पष्ट तौर पर सामने हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में के मुखिया आदरणीय लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, हेमा जी एवं अन्य के खिलाफ जो आरोप तय किए गए हैं, अब उस पर सुनवाई होगी, कोर्ट में बहस चलेगी और जो सबूत पेश किए गए हैं उसी पर आगे फिर की कार्रवाई होनी चाहिए। तो लेकिन इसमें उनको तो ठीक है राजेश राठौर जी, अगर अदालत की तरफ से जब टिप्पणी आती है, क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम करता है लालू परिवार और खुद लालू यादव भी, जब ये टिप्पणी कोर्ट की तरफ से आती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी की और लालू परिवार की नैतिक साख पर एक परमानेंट दाग लगता हुआ नजर आता है। क्या यह इस बात की पुष्टि नहीं जंगल राज की, जिसका जिक्र बीजेपी करती थी, किस तरीके से नौकरी दिलाने के नाम पर जमीनों को अपने नाम लिखवाया गया? और अगर अरुण यादव जी के हिसाब से मैं चली जाऊं कि भाई सारे सबूत प्लांट किए गए, अच्छा चलिए सबूत प्लांट कर दिए गए, तो जमीन पर नाम भी किसी और ने आके, किसी आधिकारिक टीम ने या किसी जांच एजेंसी ने आके लिख दिया क्या? उस जमीन पर लालू परिवार का नाम, उनके परिवार के सदस्यों का नाम, और आप इन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। तो ये विपक्ष के चरित्र को भी तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में लेकर आता है, सवालिया घेरे में लेकर आता है। आप पूर्णिमा जी, बड़ी अदब के साथ मैं कह रहा हूँ, बहुत गंभीर मुद्दे पे आप आज चर्चा कर रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट अंतिम कोर्ट भारत के संविधान में नहीं है, सर्वोच्च कोर्ट नहीं है। उस कोर्ट से जो फैसले आएंगे, हर व्यक्ति को अधिकार है ऊपर जाने का, अपील करने का। जहाँ चारित्रिक की बात होती है, सबको पता है कि सीबीआई और ईडी किस प्रकार से हम क्रिमिनल बात करते हैं, क्रिमिनल सिंडिकेट विपक्ष के लिए तैयार करता है ईडी और सीबीआई, और उसका प्रमाण रहा है कितने घंटों तक श्रीमती सोनिया गांधी जी को बैठाया गया पूछताछ में, श्री राहुल गांधी जी को बैठाया गया, क्या निकला? अब तो मुझे लगता है पूर्णिमा जी, एक बहस इस बात पे अब होनी चाहिए कि कोई, आप भी, आपके भी बच्चे होंगे, किसी के भी बच्चे होंगे, आप अपने बच्चों को कोई गिफ्ट देते हैं, ठीक है, आपने वो गिफ्ट कैसे लाया वो जांच का विषय है, लेकिन उस जांच के दायरे में बच्चे आ जाएंगे, इसके लिए तो लगता है भारत में एक नया संविधान बनना चाहिए और नया संशोधन होना चाहिए कि अगर बच्चों को भी गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट अगर अवैध है तो बच्चे सलाखों के अंदर होंगे। हम सवाल इस बात पे करते हैं कि जिस दिन यह मामला आया उस दिन तेजस्वी यादव नाबालिग थे, ये कागज में प्रमाणित है। दूसरा, लैंड फॉर जॉब की बात हो रही है, लेकिन लैंड फॉर मिनिस्ट्री की बात क्यों नहीं हो रही है? लैंड फॉर वर्किंग प्रेसिडेंट की बात क्यों नहीं हो रही है? सबको पता है कि ललन सिंह जी दिल्ली पटना के बेली रोड पर निशांत बाबू को घर दिए हैं और उसके बाद उनको मिनिस्ट्री मिली है, तो फिर लैंड फॉर मिनिस्ट्री के मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? सबको पता है कि दिल्ली के एक पॉश कॉलोनी में
पता चला है कि संजय झा जी नीतीश कुमार जी को घर दिए हैं, तो लैंड फॉर वर्किंग प्रेसिडेंट का केस क्यों नहीं हो सकता है? गजब बात चल रही है। देश के संविधान को जिस प्रकार से गजब बात तो ये भी चल रही है कि सीबीआई ने जो दस्तावेज रखे, जिसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेजस्वी, तेज प्रताप, इनसे जुड़ी कंपनियां अलग अलग एक तरीके से, लेकिन लाभार्थी एक ही परिवार के। गजब बात तो ये भी है कि लाभार्थी एक ही परिवार के, और नौकरी के बदले जमीन नाम पर लिखवा लेना। गजब बात तो ये भी हो रखी है साहब, ये गजब बात नहीं है? एकदम पूर्णिमा जी, आप सही, पूर्णिमा जी सही बात आप कहे कि नीतीश कुमार के बेटा को बेली रोड पर ललन सिंह घर देते हैं। हाँ। वो एक ही तो लेकर जाइए ना मामला कोर्ट में, नीतीश कुमार लेकर जाइए मामला कोर्ट में, बसंत कुंज में, कोर्ट में मामला लेकर जाइए। आपको तो ये तो संवैधानिक व्यवस्था है ना, और न्यायपालिका पर तो भरोसा हर किसी को है, तो लेकर जाइए कोर्ट में। किसने रोका सर आपको? सर आज बात हो रही है लालू प्रसाद और उनके परिवार पर तय किए गए आरोपों को लेकर। बाकी अगर आपको लगता है कि भाई इसमें फलाना संदिग्ध है, ये है, तो आप लेकर जाइए कोर्ट। किसी ने रोका थोड़ी है। रोका है क्या किसी ने? नहीं रोका है। लेकिन बात इस बात की है सर कि ये पूरी तरीके से, सर ये पूरी तरीके से एक सुनियोजित पारिवारिक व्यवस्था के तौर पर नजर आता है। आप इसका पैटर्न उठाकर देख लीजिए, जिस पर कोर्ट ने भी माना सबूतों के आधारित। तो आंख बंद कर सकते हैं इस पर? नहीं कर सकते ना पूर्णिमा जी। नहीं, बिल्कुल आंख खोल के मैं कह रहा हूं पूर्णिमा जी कि इन दिनों सीबीआई और ईडी विपक्ष के लिए क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है। अवैध तरीके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। ठीक है। विपक्ष को न खत्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है। अगर लैंड फॉर जॉब है तो लैंड फॉर मिनिस्ट्री क्यों नहीं है? लैंड फॉर वर्किंग प्रेसिडेंट क्यों नहीं है? ये तो भी प्रमाणित है। एक ही परिवार के लोग लाभान्वित हैं, तो एक गिफ्ट हो गया, ठीक है, वहां घूस हो गया। ठीक है। तब जब वो बच्चा नाबालिग है, मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है। कुणाल किशोर साहब, संविधान बने, ठीक है, देश में एक नया कानून आए कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनको अगर माता पिता गिफ्ट देते हैं तो वो भी जांच के दायरे में आएगा। एक कानून बनना ही चाहिए। ठीक है राजेश राठौर जी। और फिर जाहिर बात है कि नेशनल हेराल्ड का भी जिक्र होगा भविष्य में, तो नेशनल हेराल्ड के नाम पे इन कोर्ट्स का भी जिक्र होगा। तो अभी से एक बताना तो भी जरूरी है ना कि सारी की सारी जांच एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल होता है। फिर पिंजरे में बंद तोता तो किसके समय पर किस एजेंसी को कहा गया, ये मुझे आपको बताने की तो जरूरत है नहीं। कुणाल किशोर साहब, सीबीआई तर्क ये देती है ये कोई आदेश नहीं है, एक जैसी नियुक्तियां, एक जैसी टाइमिंग है, एक ही परिवार को फायदा, और आईपीसी के 120B यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आधार पर आरोप आज की तारीख में तय होते हैं। लेकिन ये सब कुछ होता रहा, ये सब कुछ बिहार में होता रहा जब लालू प्रसाद यादव के पास रेल मंत्रालय था और जमीन के बदले नौकरी का पूरा ये सौदा किया गया। आज इनको ये पॉलिटिकल वेंडेटा नजर आता है। भ्रष्टाचार और दीमक की तरह गहराती हुई ये जड़ें किसको खोखला करती हैं? ये पूरे सिस्टम को खोखला करती हैं। और आज इन सबूतों को नकारा जा रहा है ये कहते हुए कि जांच एजेंसीज तो सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। अनम्यूट करेंगे कुणाल साहब। मैं सुन रहा जी बोलिए। राजेश भाई को काफी विद्वान प्रवक्ता है और वो बता रहे थे सीबीआई के रॉन को। मैं बता दूं, सीबीआई ने 3 बार इसी केस को क्लोजर रिपोर्ट डाला। किस आधार पे डाला, इस बात की जवाबदेही उस समय की सरकार यानी 100% की सरकार, यूपीए की सरकार नहीं देगी। जिस केस की बात हो रही है, इस केस का मामला ये है कि पिछले 1.5 दशक से आरजेडी और लालू प्रसाद यादव जी का परिवार इसे पॉलिटिकल वेंडेटा कहता रहा, लेकिन सच है कि ये जुडिशियल वैलिडिटी का मामला बन गया। आज यह मामला प्रमाणित हो चुका है कि किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी ने रेल मंत्री रहते हुए नियम में बदलाव करते हुए उन सभी व्यक्तियों को नौकरी देने का काम किया जो किसी न किसी स्वरूप में उन्हें जमीन गिफ्ट किए थे। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, बस मुझे 1 मिनट का समय चाहिए होगा। किशुनदेव राय एक व्यक्ति हैं जिन्होंने जमीन दिया और उसके बदले उनके परिवार के 3 बेटे की नौकरी हुई, राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार। दूसरे व्यक्ति हैं किरण देवी जी, जिनको नौकरी जिन्होंने जमीन दिया और उसके बदले उनके बेटे का नौकरी हुआ अभिषेक कुमार जी का। तीसरा व्यक्ति है संजय राय, जिन्होंने अपनी जमीन दी और खुद संजय राय का नौकरी हुआ। चौथा व्यक्ति है हजारी राय, जिन्होंने जमीन दिया, उनके 2 बेटे
दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार की नौकरी हुई। पांचवा केस तो सबसे अलग है, जिसमें हृदय नारायण चौधरी, एक ऐसा व्यक्ति जो लालू प्रसाद यादव जी के गौशाले में नौकरी करता था, वह करोड़ों का जमीन हेमा यादव जी को गिफ्ट करता है। और यह सब उस समय किया गया जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मिनिस्टर थे और अलग अलग रेल मंडल में, अलग अलग रेलवे बोर्ड में इनके परिवारों को नौकरी दी गई। ये डॉक्यूमेंटेड है, ऑन पेपर है, ब्लैक एंड व्हाइट है। क्या राजेश भाई कांग्रेस के प्रवक्ता या अरुण जी राजद के प्रवक्ता इस बात से झुठला सकते हैं ये जो जमीनें दी गई या नौकरी दी गई, जमीनें ली गई और नौकरी दी गई, उसके बीच क्या कनेक्शन है? और ये कनेक्शन क्या किसी अन्य व्यक्ति जिसको मिलना चाहिए था, एक गरीब बच्चा जिसे ग्रुप डी का नौकरी मिलना चाहिए था, उसके हक को हकमारी करने का प्रमाण तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि राजद के लोग अब कम से कम इस बात को मान लें, जिन चीजों को उन्होंने अपने सत्ता के दम पर 4 से 14 तक जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी की भूमिका में होते हुए सत्ता के दम पर जिस केस को दबा के रखे थे, बचा के रखे थे, आज वो केस पब्लिक डोमेन में है और अदालत ठीक है। इस अरुण जी इसका जवाब करप्शन को देंगे, मान फिर लिया उसके बाद धीरज सिंह मुन्ना साहब आपके पास आती हूँ, रुद्र विक्रम सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। पहले इसका जवाब देंगे अरुण जी। देखिए पूर्णिमा जी, अभी बीजेपी की प्रवक्ता भी इनसे पहले बोल रही थी भ्रष्टाचार पे और परिवारवाद पे बहुत सुंदर तरीके से भाजपा के लोग रखते हैं, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि परिवारवादी पार्टियों के बल पर ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार टिकी हुई है। यह नहीं बताते हैं कि खास मैं एग्जाम्पल दूं, बिहार का सृजन घोटाला सबसे बड़ा घोटाला, आज तक उस घोटाले में कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने खुद 2015 में नीतीश कुमार जी को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा और यह कहते हुए 33 घोटाले का आरोप लगाया। अरुण जी आज सवालों के घेरे में कौन है? आज सवालों के घेरे में कौन है? अरे भैया ये अभी किशोर कुणाल जी ने कुछ नाम लिए सर, अभी किशोर कुणाल जी ने कुछ नाम लिए, उसका आप टाइमिंग देखिए, उस पर उन्होंने सवाल किया ना, उस पर उन्होंने सवाल किया, आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? दोहराऊं मैं आपके लिए? नहीं, ये मनगढ़ंत बातें ये लोग करते रहते हैं। क्या करते हैं? कोई सच्चाई नहीं क्या है। करते रहते हैं? उसी समय जब नौकरी मिली तभी जमीनें ट्रांसफर की गई सर, तो टाइमिंग पर सवाल नहीं उठने चाहिए, संदेह के घेरे में नहीं आना चाहिए ये सौदा। पूर्णिमा जी एक बात सुनिए ना, आज कोर्ट ने ही 50 व्यक्तियों को बरी कर दिया। अब देखिए गड़बड़ झाला सीबीआई का, सीबीआई ने ही उन 50 व्यक्तियों को भी ऐड किया था इस मामले में। अरे तो उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, पर्याप्त सबूत नहीं थे। जहां पर पर्याप्त सबूत थे इस मामले को ट्रायल तक ले जाने के लिए सर, उनको बरी नहीं किया। अरे सुनिए ना पूर्णिमा जी, ठीक है आपका कहना उचित है, लेकिन सीबीआई का चरित्र उजागर हो गया ना। निर्दोष लोगों को 50 व्यक्तियों को इस मामले में घसीटा था ना, मतलब दीवार पूरी खड़ी है, उससे ईंटें निकले तो समझ जाइए कि ये मनगढ़ंत और निराधार आरोप है। और आने वाले समय में हमारे तेजस्वी यादव नेता लालू यादव जी को न्याय मिलेगा, आरोप मुक्त होंगे। इसके घोटाले में पूरी कार्रवाई हुई है, कई लोग जेल गए, 71,000 करोड़ का तो कैग ने इधर घोटाला उजागर किया, फूल पुलिये डाल रहे हैं, अनेकों घोटाला बिहार में हुए। और सबसे तो देखिए ना, अजीत पवार जी को आप ही लोग कहते थे कि सत्ता आने के बाद बीजेपी का अजीत पवार जी चक्की पीसिंग, क्या हो गया भाई? अजीत पवार जी को गले लगाकर उनको डिप्टी सीएम बना दिए। शुभेंदु अधिकारी का क्या हुआ जी? पूरे देश में तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र इतना घृणित हो गया, ठीक है सर, ठीक है, आरोप एक दूसरे पर लगाते रहिए, लेकिन माननीय न्यायालय की तरफ से आज जो टिप्पणी आई है उस टिप्पणी पर कुछ वाजिब सवाल पैदा होते हैं, उन्हीं वाजिब सवालों पर चर्चा हो रही है। मेरे टाइमिंग के सवाल पर आपने अरुण जी कोई जवाब नहीं दिया। मुन्ना साहब आपके पास आती हूँ। आज सवाल इस बात का भी उठता है मुन्ना साहब की बात सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी समझना होगा कि अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप एक पोजीशन पर हैं,
तो आप सेवा के लिए बैठे हुए हैं या सौदेबाजी करने के लिए? ये बहुत क्रूशियल सवाल है, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग लोग थे। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता है जैसे है, ट्रायल के दौरान भी ऐसे ही स्थापित होता है, अगर, फिर भी कह रही हूं मैं अगर, तो ये बहुत गंभीर मामला है। मुन्ना साहब। पूर्णिमा जी देखिए, अरे मैं नहीं तय कर रही हूं अरुण यादव जी, मेरे पास कोर्ट की टिप्पणियां हैं। जैसे आप बैठकर तय कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, सीबीआई ने झूठे सबूत प्लांट किए, मैं कोर्ट की टिप्पणियों पर बात कर रही हूं। मेरा कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, मैं कोर्ट की टिप्पणियों पर आधारित सवाल पूछ रही हूं, जिसका मुझे सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। मुन्ना साहब आइएगा, मुन्ना साहब जवाब दीजिएगा। सर आप क्या कर रहे हैं? जनता दल के प्रवक्ता और कांग्रेस के महान विद्वान प्रवक्ता ने कहा, नरेंद्र मोदी जी की ये सारी बातें याद है, लेकिन लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचारियों को उसके सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। ये तो देशवासियों के सामने उन्होंने कहा था ना। और अगर सीबीआई अपना स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, उसकी बातों को, उनके सबूतों को अगर कोर्ट ने प्रारंभिक रूप से माना है कि नहीं इस पर सुनवाई की जा सकती है, तो इस पर बिफरने की तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं होगा कुछ वैसा सबूत तो बरी हो जाएंगे। और लेकिन पहले से जो इनका रहा है चरित्र, पहले जब चारा घोटाले के आरोप लगे थे, आरोप घटित हुए थे, तब भी यही लोग कहते थे, लेकिन बाद में उसी कोर्ट ने सजा दी ना, और तब तो सरकार कांग्रेस की थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आरोप लगे हैं तो उस पर इतना घबराने की क्या है? बड़े नेता हैं, अगर नहीं कोई रहेगा तो बरी हो जाएंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से उसको विक्टिम कार्ड खेलना कि इसलिए हम लोगों को परेशान कर रही है क्योंकि हम विपक्ष में हैं। बिहार की जनता को कम से कम इस परिवार और ये गठबंधन दोनों के ऊपर से पूर्ण तौर पर विश्वास उठ चुका है। पूर्णिमा जी, इसके पहले भी एक बार सत्ता में आने का मौका मिला इस नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में, तब भी मिट्टी घोटाले के आरोप लगे थे इसी परिवार पे। तो ये तो कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है कि संगठित रूप से आर्थिक अपराधी हैं ये लोग। मुझे लगता है कि इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए विपक्ष को, और कांग्रेस पार्टी को और राष्ट्रीय जनता दल को, दोनों को अलग करके देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब इस तरह के अपराध हो रहे थे, कहीं ना कहीं वह भी सत्ता में केंद्र की थी और उन्हीं के स्तर पर होता होगा। मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात है कि जिस तरह से ये लोग आज कह रहे हैं कि उनके बच्चे छोटे हैं तो उन पर कैसे आरोप होगा। भाई आप इतने कानून के जानकार हैं, आप ये बताइए कि अगर कोई नहीं अपराधी मिलता है तो उसके घर की कुर्की कैसे होती है, ये मुझे बताइए। घर ने कोई अपराध किया है क्या? आईवास करने का प्रयास नहीं करिए। उस समय सत्ता की मलाई में अगर साथ थे तो अब आपकी कहना मजबूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार के लोग कांग्रेस को और राष्ट्रीय जनता दल को दोनों को बेहतर समझते हैं, इसलिए इनको सत्ता से दूर कर। लेकिन इसी के साथ साथ एनडीए को भी तो एक नैतिक राजनीति का चेहरा मिल गया ना इन आरोपों के साथ, जिसको लेकर आपने आरजेडी लालू परिवार सारे सदस्यों को भी तो घेरने की शुरुआत कर ही दी है। रुद्र विक्रम सिंह साहब, ये बताइए कि जो कुछ भी इस वक्त लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में कोर्ट की तरफ से आपराधिक गिरोह जैसी टिप्पणियां की गई, क्या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में ये एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है और उन लोगों के पॉलिटिकल फ्यूचर पर भी एक घात मुमकिन है हो जिन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं? देखिए, इस घटना के जो भी ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी है वो उस घटना के दो एस्पेक्ट को हमें देखना चाहिए। एक तो लीगल एस्पेक्ट और एक जो जिसकी आपने बात की कि राजनीतिक एस्पेक्ट इसका क्या होगा। देखिए, लीगल एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये जब हम ट्रायल शुरू करते हैं किसी भी केस का तो ये पहला स्तर है, पहला चार्ज फ्रेमिंग या डिस्चार्ज। तो चार्ज अगर फ्रेम हुए हैं 98 में से 42 लोगों में 52 लोग उसमें डिस्चार्ज हुए हैं, तो लीगली अगर लीगल एस्पेक्ट में मैं देखूं तो ये बहुत ही इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम, एक 2G स्कैम हमने देखा कि जिसमें सब कुछ हुआ और उसके बाद अदालत ने क्या टिप्पणी की वो हम सबके आगे है। अब
चार्ज फ्रेम हो गए हैं कुछ लोगों के अगेंस्ट में। अब उसके बाद प्रोसिक्यूशन क्या एविडेंस लेके आई है, उन एविडेंस को कहाँ तक साबित कर पाएगी, कितने विटनेसेस को लेके आएगी, कितने विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाएंगे, कितने विटनेसेस कोर्ट के सामने आएंगे या नहीं आएंगे, ये आगे की प्रक्रिया है जो अभी 2-4 साल 5 साल मुझे लगता है कि और ज़्यादा वर्ष लगेगा। ये हो गया लीगल एस्पेक्ट। अब मैं बात करूं अगर राजनीतिक एस्पेक्ट की, तो देखिए राजनीतिक रूप से अगर इतने बड़े व्यक्ति को जो इतना बिहार का, मैं कहता हूं कि अगर 4-5 पॉलिटिकल लेगेसी बिल्कुल 4-5 नेताओं की हम बात करूं तो सबसे बड़े नेताओं में लालू प्रसाद यादव आते हैं। अगर ऐसे मामलों में अगर उनका नाम आता है या उनके परिवार का नाम आता है तो एक राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा एक धब्बा कहूंगा मैं। और क्योंकि अगर कुछ न कुछ बात तो है, मान लीजिए अदालत में क्या होता है क्या नहीं होता है, डिस्चार्ज होते हैं, कन्विक्टेड होते हैं या एक्विटल होता है, ये अलग बात है, अलग विषय है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आप पे इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो बात है जिस पर आप पर आरोप लग रहे हैं। आरोप प्राइमा फेसाई कोर्ट ने आज फ्रेम भी कर दिया। तो ये और राजनीतिक रूप से एक जो आपके ऊपर एक दबाव भी था या एक धब्बा भी था, एक कहा भी जाता था कि एक जंगल राज जैसा स्थिति बिहार में थी जिसको दूसरी पार्टियां इस बात का फ़ायदा उठाती थी, तो उनको एक एज मिला है इससे कि आप उन जो बातें वो कहते थे वो आप फिर कह पाएंगे कि हाँ जो हम कहते थे उसका नतीजा देखिए, एक और नतीजा एक और केस में ये पूरे परिवार की संलिप्तता है। लेकिन इसमें आप ये भी संभावना देखते हैं कि या तो ये पूरी तरीके से डूबने जैसी स्थिति होगी इस पार्टी के लिए, या मुमकिन है कि इसमें कुछ ना निकले तो आगे चल के कोई नैरेटिव ही ना गढ़ पाए ये लोग। देखिए अगर ये लोग कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार, जंगल राज, ये वो, हथिया ली गई जमीनें, तो अगर कोर्ट इसमें एक्विटल भी देता है तो फिर भी एक बार को इनकी विन विन सिचुएशन। देखिए ऐसे केसेस में मैं आपको बताया 2G केस बहुत बड़ा केस था, मतलब 2G केस के सामने ये कुछ भी नहीं है। 2G केस का क्या मामला हुआ, क्या कोर्ट ने कहा कि कैसे औंधे मुंह गिरा 2G केस। तो ऐसे केसेस जहां तक मेरा अपना, मैं अधिवक्ता भी हूं तो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, ऐसे केसेस अंत तक आते आते धड़ाम से ही गिरते हैं। लेकिन जब तक 5 साल 7 साल या 10 साल केस चलेगा तब तक दूसरी पार्टी के लिए, विपक्षी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एज रहेगा, क्योंकि आज चार्ज फ्रेम हुए हैं, कल कुछ गवाहियां होंगी, गवाहियों में कुछ बयान आएंगे, तो वो हर बार एक चर्चा का विषय होगा, हर बार उनको घेरने के लिए उनके पास एक विषय होगा। तो ये एक राजनीतिक रूप से दूसरी पार्टी को घेरने का तो है, लेकिन मुझे लगता है कि कन्विक्शन या एक्विटल एक भविष्य के गर्भ में है। और ऐसे केसेस में आमतौर पर मैंने देखा है कि एक्विटल ही होते हैं। और हालांकि मुझे नहीं पता कि किन किन लोगों को विटनेस बनाया गया है, कौन कौन लोग विटनेस हैं, या फिर जब तक गवाहियां उनकी होंगी तब तक कितने लोग बचे रहेंगे या कितने लोग आके कोर्ट में गवाहियां देंगे। ये बहुत बड़ा, क्योंकि जब हम लीगल सिस्टम को देखते हैं तो बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं फ्लॉ भी है और एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसको हम आज बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसमें क्या होगा। ठीक है प्रीति शेखर जी, नैतिकता पर देखिए बार बार बात हो रही है, और जो अभी रुद्र विक्रम सिंह ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसे केसेस कब कब कितने कितने सालों तक चलते हैं ये हम सब ने देखा, लीगल सिस्टम हम बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन ऐसे में भूमिका में है तेजस्वी यादव एक, और राजनीति वही होनी है क्योंकि सरकार आपकी है, वहां पर एनडीए की सरकार है और विपक्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका पर तेजस्वी भी है। तो तब तक क्या करेगी? एक नैरेटिव गढ़ते हुए बीजेपी उसी नैतिकता पर बात करती रहेगी कि भाई इस पद पर कैसे बने रह सकते हैं, या छोड़ देगी इसे जब तक मामला ट्रायल के आधार पर कोर्ट में चलेगा? देखिए पूर्णिमा जी, राजनीति हो या फिर आम जीवन, कहीं पर भी बात सुचिता की होती है, और यदि धुआं उठा है तो आग अवश्य लगी होगी, यह बात अवश्यंभावी है। तो जो मामले आज दिल्ली की निचली अदालत ने तय किए हैं उससे तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आरोप में कुछ न कुछ दम है, कुछ न कुछ यथार्थ है, कुछ न कुछ सत्यता है। अब इस पर जब ट्रायल होंगे, जब उस पर अनुसंधान चलेगा, बहस चलेगी, निर्णय क्या आएगा, परिणाम क्या होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन एक बात तो तय है, क्या बताइए हमारे संविधान ने किसी भी नाबालिग को क्या ये राइट है क्या कि वो या उनको ऐसा कुछ भी, ऐसा किसी भी प्रकार से उपक्रम कर सकते हैं क्या जिसके माध्यम से वो करोड़ों की जमीन के मालिक बन बैठे? अब तो एक तो अकाउंट खोलने की जगह भी जाएंगे तो वो माइनर का अकाउंट खुलता है, उसमें उनके पेरेंट्स का भी सारा डॉक्यूमेंट जाता है। कोई भी कार्रवाई होगी, कोई भी लेन देन होगा तो उनके पेरेंट्स भी उसमें अटैच रहेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि जब इतने बड़े राजनीतिक घराने के इतने बड़े राजनीतिक लालू जी और राबड़ी जी को क्या यह मालूम नहीं था कि यह जो गिफ्ट की जा रही है जमीन उनके नाबालिग बच्चों के नाम पर की जा रही है, और किस मंशा से की जा रही, क्या उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था? यानी कि ये सारी की सारी बातें
सोची समझी साजिश थी और अपने परिवार को लाभान्वित करने की उद्देश्य की गई थी। ठीक है। और तभी ये मामला हमारी पार्टी ने तो तय नहीं किया। यह जो आरोप जो लगे हैं ये सीबीआई के माध्यम से लगे हैं। सीबीआई ने इस मामले को उठाया। जो टेंडेंसी देखा गया कि जो भी लोग रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी पाए थे, उनके परिवार के लोगों की जो जमीनें पटना और आसपास जगह पे थी और वो फिर दान दी गई थी। मैं क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। धीरज सिंह मुन्ना साहब, जल्दी से आपका एक टेक। अरुण जी आ रही हूँ बस फौरन आपके पास। देखिए, ये आरोप जो है, मैं कह रहा हूं कि पहले से यह परिवार आदरणीय लालू प्रसाद जी हिस्ट्री सीटर रहे हैं, एक बार कन्विक्ट हो चुके हैं, तो ऐसे में आम लोगों को भी ये लगता है कि इन्होंने ऐसा कृत्य किया होगा। अभी आरोप लगे हैं, भगवान करे कि उनके आरोप मुक्त हो जाए। मुझे क्या मतलब है, बिहार के लोगों ने जिस तरह का उन्होंने काम किया है उस तरह का परिणाम चुनाव में दे दिया है। लेकिन अब आने वाले समय में दागदार छवि के लोग रहे हैं और कोर्ट का जिस तरह का आज पहली बार टिप्पणी आया है, मुझे लगता है कि उस तरह से ये परिवार अब पूरे तरह से राजनीतिक रूप से समाप्ति है बिहार में, उसमें अब आगे बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन बिहार के लोगों को यह विश्वास है कि इसमें भी वो सजा सजा पाएंगे जो लोग इसमें दोषी हैं। ठीक है, जवाब गरीबों की जमीनें ली गई हैं। ठीक है, ठीक है। अरुण यादव जी जवाब जल्दी से, और 1 मिनट का टाइमर रखेंगे आप। देखिए पूर्णिमा जी, अब जब से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राजनीति में आए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और अंतिम पैदान में खड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम उन्होंने किया है, तब से ये लोग मुट्ठी भर लोग कह रहे हैं लालू जी अब तो गए, राजनीतिक उनकी खत्म हो गई, पार्टी खत्म हो गई, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुआ है और न होगा। बिहार की जनता के दिलों में है और रहेगा। मिशनरी मैनेजमेंट के सहारे भले इस बार सरकार में ये आ गए हैं, लेकिन 1,90,00,000 मतदाताओं ने आशा और विश्वास जताया है तेजस्वी यादव जी के ऊपर। और अब आप देख लीजिए, मतलब जनादेश पर भी सवाल है और कोर्ट के आदेश पर भी सवाल है, दोनों पर है ना। जनादेश पर भी सवाल, कोर्ट के आदेश पर भी सवाल। नहीं, कोर्ट के आदेश पर बिल्कुल सवाल नहीं। आरोपों की गंभीरता को यादव साहब समझ रहे हैं। पूर्णिमा जी सुन लीजिए ना, सर आप ही से पूछा है, आप ही से पूछा है, पड़ोसी से नहीं पूछा है। आप ही से पूछ रही हूँ, आप ही जवाब दीजिएगा। मैं पूछ रही हूँ आरोपों की गंभीरता को समझ रहे हैं आप? सुनिए ना, गंभीरता को आप समझ रहे हैं ना। नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार बनी है 125 से अधिक विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई है। अच्छा। और जो भ्रष्टाचार का आरोप जिन जिन नेताओं पर लगा, तो फिर लाइसेंस है इसका मतलब? साथ हो लिए, दूध का धुले हो गए। सुनिए मुन्ना साहब 10 सेकंड में जवाब देंगे जल्दी। ईडी का कन्विक्शन रेट भी देख लीजिए पूर्णिमा जी, क्या है इसका मतलब? तो इन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, ये कोई नई बात नहीं, इसीलिए आप लोग सबसे बेदखल हुए। अरे सारे भ्रष्टाचार तो बिहार में होता है। आप लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसीलिए विपक्ष में गए और आज कार्रवाई उसी की हो रही है। तो ये कोई अलग नहीं है, आपने ऐसा काम किया, आपके नीतीश कुमार जी का जो कांड रहा है और आज कार्रवाई भी आप लोगों पर हो रही है। प्रत्येक दिन यहाँ भ्रष्टाचारियों के घर क्यों बोलते हैं आप लोगों को? कुछ तो हया होनी चाहिए। कहाँ है सीबीआई भाई? उसको समझिए कि बिहार के लोगों ने आपको जिस तरह से जनादेश दिया है, जनादेश का सम्मान करिए। ठीक है, ठीक है। राजेश राठौर जी 30 सेकंड मत करिए। राजेश राठौर जी, विपक्ष में है इसीलिए कार्रवाई हो रही है, तो लाइसेंस तो नहीं मिल जाएगा अगर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो, चाहे विपक्ष में हो या फिर पक्ष में हो? सत्ताधारियों को लाइसेंस है। अच्छी बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पक्ष में हो या विपक्ष में हो, भ्रष्टाचार है। लेकिन अभी भाजपा के प्रवक्ता प्रीति जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो गिफ्ट की जमीन दी गई उनमें मनसा था घोटाले का, यानी कि ईडी और सीबीआई ने साक्ष्य और प्रमाण के आधार पे नहीं, मनसा के आधार पे केस किया है। मनसा समझ पर केस होगा तो सब लोग जेल में होंगे। क्या उस रजिस्ट्री में हम लोग भी जमीन खरीदते हैं तो उसमें कैश देते हैं, लोन देते हैं, चेक देते हैं और लिखा जाता है जमीनें क्या उसमें लिखा गया था कि नौकरी के बदले जमीन दे रहा है? जमीनों पर जमीनें थोड़ी दे दी जाती हैं राजेश जी। जल्दी से कुणाल साहब 30 सेकंड्स आपके, फिर उसके बाद मैं खत्म करूंगी। विक्रम साहब आपको भी 20 सेकंड्स देके बस वाइंड अप। कुणाल साहब
अनम्यूट करेंगे किशोर कुणाल जी। हाँ जी, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके निजी संपत्ति का अर्जन लालू प्रसाद यादव जी या उनका परिवार ने किया है, यह डॉक्यूमेंटेड है और जनता के बीच में जग जाहिर हो चुका है। यह ये भी प्रमाणित करता है कि लालू प्रसाद यादव जी या राजद के लोग ने 100% सरकार में अपने मेजोरिटी के बदले उस समय के सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए अपने केस को क्लोजर भी करवाया, और जिस प्रकार से लोगों ने जमीन के बदले नौकरी देकर गरीब लोगों का हक छीना है, उसका आह अगले कई दशकों तक इन्हें झेलना अरे पड़ेगा। भैया, मोदी जी के सरकार में क्लोज हुआ है, मोदी जी के सरकार में कुछ भी परोस देते हैं भाई। देखिए, सिर्फ इतना विषय है नरेंद्र मेरा मोदी जी की कि सरकार जो भी में है क्लोज मसला, हुआ चाहे है, जो भी है, चाहे सीबीआई सत्ता पक्ष जो भी कर रहा है और विपक्ष के लिए जो भी कर रहा है, पिस्ता कौन है? पिस्ती आम जनता है। आम जनता को वो सरकार रही तो फिर दूसरे पे अटैक करती है, ये सरकार है तो दूसरे पे अटैक करती है। तो मुझे लगता है क्योंकि ये 75 वर्षों बाद अगर हम इस विषय पर अभी भी बहस कर रहे हैं कि किसने स्कैम किया, क्या किया, मुझे लगता है कि अब कम से कम विकास पे बात होनी चाहिए कि आगे भाई विकास क्या होगा, किसने कितना विकास किया, ये कब समय आएगा जब हम इस पर बहस करेंगे। ठीक है सर। देखिए, सवाल किसी एक परिवार का नहीं है बल्कि उन युवाओं को लेकर भी है जिनका सपना होता है सरकारी नौकरी, जो कहीं ना कहीं अभी प्राइमा फेसी एज पर कोर्ट की टिप्पणी किसी की निजी जागीर बनते हुए नजर आए। बहरहाल इस पर ट्रायल होगा, आगे क्या किस तरीके से केस टर्न करता है वो देखना होगा, लेकिन प्राइमा फेसी कम से कम यही समझ में आता है कि सत्ता का इस्तेमाल संपत्ति बटोरने के लिए किया गया, जैसा कि कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में भी कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति शेखर, राजेश राठौर जी, अरुण यादव जी आपका भी शुक्रिया, कुणाल किशोर साहब आपका भी शुक्रिया, मुन्ना साहब आपका भी शुक्रिया, और विक्रम जी